राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया गिफ्ट, डीए में 4% की हुई बढ़ोतरी। राहुल गांधी ने अदानी समूह पर लगाया कोयले के आयात में घोटाले का आरोप, कहा 12,000 करोड़ का हुआ गबन। सपा के पूर्व विधायक कांग्रेस में हुए शामिल, INDI गठबंधन के भविष्य पर उठने लगे सवाल। आजम खां को बड़ा झटका, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में हुई 7 साल की सजा, पत्नी और बेटे को भी जेल। ऑपरेशन अजय के तहत युद्धग्रस्त इजराइल से 286 यात्रियों को लेकर स्पाइस जेट की उड़ान दिल्ली पहुंची। दिल्ली से ज्यादा मुंबई की हवा हुई खराब, AQI बेहद ही खराब श्रेणी में। इलाहाबाद हाईकोर्ट से 22,000 सिपाहियों को बड़ी राहत, 2006 से वेतन वृद्धि, पदोन्नति लाभ देने का आदेश। ई-कॉमर्स वेबसाइट पर थोक विक्रेताओं को ठगने वाले गिरोह का भांडाफोड़, त्योहारों से पहले दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सरकार ने 7 देशों को 10 लाख टन से अधिक गैर बासमती चावल के निर्यात को दी मंजूरी। X जारी करेगा नया सब्सक्रिप्शन मॉडल, यूजर्स को अब लाइक रिपोर्ट्स के लिए चुकानी पड़ सकती है कीमत। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पटना में 2023 से 2028 तक के लिए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को लॉन्च किया। कृषि रोड मैप के महत्व पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र न केवल राज्य के लगभग आधे कार्यबल को रोजगार देते हैं, बल्कि राज्य की GDP में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास बहुत जरूरी है। उन्होंने इस तथ्य पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि कैसे पिछले 3 कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग बढ़ गई है और मशरूम, शहद, मखाना और मछली के उत्पादन में भी बिहार अग्रणी हो चुका है। आज बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रपति के रूप में भले ही ये राज्य की मेरी पहली यात्रा है, मैं बिहार के लोगों और यहाँ की संस्कृति से भली भांति परिचित हूँ। कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। बोटोहिया, विदेशिया से लेकर कटनी और रोपनी गीतों तक की बिहार की लोक संस्कृति और साहित्य की यात्रा ने पूरी विश्व में अपनी पहचान बनाई है। मैंने सूरीनाम की अपनी यात्रा के दौरान वहाँ पर पुरातन बिहार के झलक देखा। विशाल भौगोलिक दूरी और अलग अलग टाइम जोन में होते हुए भी बिहार से गए लोग ने जहाँ तक वहाँ और रहते हैं अपनी संस्कृति और परंपरा को संजोए रखा है, वही दूसरे ओर स्थानीयता में भी रोच बस गए हैं। देवियों और सजन, बिहार की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हम सब जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास और कृषि के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि और संबंध क्षेत्रों में न केवल राज्य का लगभग आधा कार्यबल लगा हुआ है, बल्कि राज्य की GDP में भी इसका अहम योगदान है। इस प्रदेश की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। ये प्रसन्नता की बात है कि बिहार सरकार वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन कर रही है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि पिछले 3 कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दुगनी हुई है। साथ ही बिहार मशरूम, शहद, मखाना और मछली उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई है। 4th कृषि रोड मैप का शुभारंभ इस प्रयास को और आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुझे ये बताया गया है कि
इस कृषि रोड मैप के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में फसलों के विविधीकरण, बेहतर सिंचाई सुविधा, भूमि और जल संग्रहण, बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल अवशेष प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, भंडारण की सुविधा का विकास जैसे विषयों पर बल दिया जाएगा। देवियों और स्वजनों, बिहार के किसान भाई बहन खेती में नई नई प्रयोगों को आजमाने और अपनाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक अर्थशास्त्री ने नालंदा के किसानों को ग्रेटर देन साइंटिस्ट कहा था। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आधुनिक पद्धति को अपनाने हेतु यहाँ के किसानों ने कृषि एक परंपरागत तरीके को अनाज की किस्मों को बचाए रखा है। ये आधुनिकता के साथ परंपरा के सामंजस्य का अच्छा उदाहरण है। शायद इसी कृषि संस्कृति को पहचान कर वर्ष 1905 में भारत का पहला कृषि अनुसंधान केंद्र बिहार के पूसा नामक जगह पर स्थापित किया गया है। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने जैविक खेती के लिए गंगा किनारे के जिले में जैविक कॉरिडोर बनाया है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुझे और अधिक खुशी है कि जो बिहार विकास के हर मानक पर रोड मैप बनाकर लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता दिखाई दे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, प्रति व्यक्ति आय हो या सबसे बढ़कर हैप्पीनेस इंडेक्स हो। अतः मैं आप सबको नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरा की बधाई देती हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई। माँ दुर्गा की कृपा सदैव बिहार और बिहार वासियों पर बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। केंद्र सरकार ने त्योहारों के समय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ पहुंचाते हुए डीए और डीआर में 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त रेलवे विभाग के 11 लाख से ज्यादा नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। यह सभी फैसले केंद्रीय कैबिनेट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान दी। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर रबी की फसलों में विपणन चक्र 2024-25 के अंतर्गत रबी की 6 फसलों यानी गेहूं, जौ, चना, मसूर दाल, सरसों व तेल बीज के साथ कुसुम की फसलों में एमएसपी की बढ़ोतरी की भी घोषणा की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सीसीए की और कैबिनेट की बैठक हुई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस त्योहारों के समय भी एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी जब 4% बढ़ोतरी हुई। सालाना वित्तीय वर्ष यानी कि आज सालाना इसका कितना सरकार के ऊपर व्यय पर वित्तीय भार है। दूसरा निर्णय रेलवे विभाग के नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों के हित में है और जैसा कि दशहरा नजदीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीजन, तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके ऊपर लगभग 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पिछले कई वर्षों से 2010-11 से रेल विभाग अपने कर्मचारियों को देता है और इस बार भी इसको देने का निर्णय लिया गया है क्योंकि त्योहार के समय उनको मिलेगा। तीसरा निर्णय जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ है वो भी मैं कहूँगा रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। ये फैक्टर आप सबको पता है, सीएसीपी के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है उसके आधार पर ही होता है और इसके जो हमारी कमिटमेंट थी कि 1.5 गुना हम किसानों की आय करेंगे उसके प्रति मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अगर ये 6 फसलों का एक एक करके मैं आपको बताऊं तो पिछले वर्ष की तुलना में ये एमएसपी ज़्यादा है
और तिलहन और सरसों में जो MSP है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। ये चार्ट शायद आपको और बेहतर बता सकें अगर आप देखेंगे कि कहां हम थे 2014 में और आज 2023-24 में हम कहां पहुंचे हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान की आमदन को 1.5 गुना करने के लिए और उसमें भी रबी की फसलों के लिए 6 फसलों के लिए MSP आज घोषित किया जा रहा है और ये FCI के द्वारा राज्य की एजेंसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। अगर आप कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो भारत सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर काफी बल दिया है ताकि ऑयल सीड हो, पल्सेस हो, मिलेट्स हो यानी कि मोटा अनाज, दलहन, तिलहन, इसकी पैदावार देश में ज्यादा हो और हमारे किसानों को भी इससे ज्यादा आय के साधन मिल सके और हमारी डिपेंडेंस जो है वो इंपोर्ट पर कम हो और आत्मनिर्भरता की ओर भारत और बढ़ सके। इसके अलावा हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पाम्स, ये सारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हमने शुरू किए जिसके कारण फसल पैदावार में भी बहुत हमें सफलता मिली और फूड गेन प्रोडक्शन जो है, फसल की पैदावार जो है वो भी 31% बढ़ी है पिछले 8 वर्षों में। 251.54 से बढ़कर 330.54 मिलियन टन ये भारत की अनाज की पैदावार हुई है और पल्सेस की भी देखें तो 27.5 मिलियन टन ये पैदावार हुई है। ऑयल सीड्स की 41 मिलियन टन हुई है। हालांकि भारत दुनिया का सबसे बड़े पल्सेस उत्पादन में से एक है लेकिन उसके बावजूद हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऊपर बहुत बल दिया है और इसमें लगातार सफलता मिल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के राजनांदगांव में एक चुनावी आम सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार के विभिन्न कामों की चर्चा की और साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा। क्या कहा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर, आप खुद सुने। राजनांदगांव जिला के चारों विधानसभा के आए हुए हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सेक्टर और जोन के प्रभारी, बूथ के अध्यक्ष, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSY के अध्यक्ष, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, सबो हमार पंचायती राज से जुड़े सब साथी मन, साथ ही हमारे सबो जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के सब साथी मन उपस्थित। आज नामांकन की शुरुआत हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से होए। कांकेर हमन गेरे 3 प्रत्याशी के नामांकन वहां हुए से 4 प्रत्याशी के नामांकन आज राजनांदगांव जिला में और बहुत उत्साह सब में है। कांग्रेस के राज में आप सबके 5 साल चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, हर परिस्थिति में कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े रही। वो दिन भी आप देखे ई नांदगांव आके रमन सिंह कह रही से कि हर साल मैं बोनस दूं, 300 रुपया दूं, लेकिन आप याद करो कि चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस। डबल इंजन के सरकार जेन धान खरीदी हर साल कम होत रही से। जब मनमोहन सिंह रही थे एक बार रमन सिंह 80 लाख क्विंटल खरीदी और ओकर बाद 2017 में घटत 56 लाख हो गए। डबल इंजन के सरकार में किसान ला फायदा नहीं। बोनस बंद कर कौन करवाइस? रमन सिंह के 2 साल के बोनस नहीं दीस। कावर की केंद्र सरकार मना करिस बोनस देवे तो तोर चाउर ला नहीं खरीदा। आज आप सबके आशीर्वाद से 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनीस, पार्टी राहुल गांधी जी मोला अध्यक्ष बनाईस, मुख्यमंत्री बनाईस और वो समय धान खरीदी पहली साल 82 लाख मीट्रिक टन, दूसरा साल 92 लाख मीट्रिक टन, तीसरा साल 107 लाख मीट्रिक टन, ये साल 107 लाख हुई। अभी 20 क्विंटल खरीदे एक फैसला करें जाई 130 लाख मीट्रिक टन। पैसा की व्यवस्था कर दें, बारदाना की व्यवस्था कर दें, कैबिनेट में फैसला कर दें, मार्केट के पर
हजारों करोड़ रुपया हमन स्वीकृति कर दे। छत्तीसगढ़ में ये सरकार किसान के सरकार है, मजदूर के सरकार है, दीदी बहनी मन के सरकार है, नौजवान मन के सरकार है। हमन जब विपक्ष में रहे न 4 महीना पहले घोषणा कर दे रहे कि कर्जा माफ, किसान के कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। बोले रहे 2500 रुपया क्विंटल में धान और 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता। कांग्रेस की सरकार ये जिन खजाना के पैसा तेन छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता बर हरे। और मैं हिसाब बता देता हूं, 73 लाख परिवार ला राशन कार्ड दे। आज कोनो परिवार नहीं कैसे कहे कि मोर कर राशन कार्ड नहीं है, चाहे एपीएल हो चाहे बीपीएल हो, सब बर राशन कार्ड। अभी 35 किलो मिला थे, धोखा से कहूं बटन खोखमा छाप में कहूं चपक पर हूं तो 35 के जगह 7 हो जाएगी। बिजली बिल रमन सिंह के बढ़ेरी से हमार में नहीं बढ़े बल्कि 400 यूनिट आधा हुए। धोखा से कहूं चपक पड़े तो वो बिजली बिल छूट मिला तीनों बंद। किसान भाई मन, ये प्रदेश किसान मन के प्रदेश 24.5 लाख किसान के धान हमन खरीदे। इस साल तो 25 और 26 लाख किसान के धान खरीदे। 9,000 करोड़ रुपया माफ करे ने मन कबू नहीं कर रही से। ये साल तो 2640 रुपया पड़े है। हम राहुल गांधी तो वादा 2500 कर रही से, हम 2640 रुपया ये साल दे हन। और आने वाले साल में आप हिसाब कर लो कद का मिले। तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, बड़े संख्या में आप आए हो, सब लौटना है, लेकिन ये लड़ाई आप अपन हाथ में ले लो। छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर, नौजवान और मातृशक्ति की लड़ाई है, तो लड़ाई अपन हाथ में लाओ। यही निवेदन करे बर आपके बीच में आया हूं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज तीसरे वैश्विक सामुद्रिक भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर देश विदेश से उपस्थित प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का विषय उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सम्मेलन में भाग लेकर उन्हें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। I am very happy to participate in the session on inland waterways and coastal shipping, the way forward, at the 3rd Global Maritime India Summit. This is a subject which is touching to my heart. Let me first express my sincere thanks to Sri Sarvananda Sonwal ji and his ministry for organizing this global summit. I would also like to welcome delegates and participants from more than 70 countries who are being the part of this event. The Global Maritime India Summit is a platform to showcase India's maritime potential and attract investment from around the world. This summit brings together global maritime leaders, policymakers, investors and other stakeholders. We have gathered here to explore opportunities, understand challenges and promote investment in India's maritime sector. India has a rich maritime heritage and a coastal line over 7,500 kilometers. The maritime sector plays a vital role in the Indian economy, supporting over 4 crore jobs. India's strategic location gives us a huge advantage to further develop our marine sector and increase our logistic efficiency. The 95% of India's foreign trade and 70% of its total trade in terms of value takes place through seaways. Our waterways and roadways are promoting regional trade through interconnected network of rivers and roads across the neighboring countries of Bangladesh, Bhutan, Nepal and Myanmar. We are investing heavily in port infrastructure, shipbuilding and related industries. Our government is giving priority to the development of inland waterways, transport and port connectivity projects. Travel by waterways is always cheaper than travel by roads or railway. I always explain it by saying that if the cost of travel by road is 10 rupees, then by railway it will come to 6 rupees
and by waterways it will be 1 rupees only. And that's the reason I am always telling to the people that the first priority is to waterways, second priority is to railway, third priority to road, and fourth to aviation. The inland water transport is recognized as a fuel efficient, cost-effective and environment-friendly mode of transport. I am pleased to share some of the remarkable success stories of Indian inland waterways. During my tenure as a Minister of Port, Shipping and Waterways, the National Waterways Act in 2016 was enacted, which is a pivotal movement in our journey of Indian waterways. It led to the declaration of 111 national waterways, expanding the total length from 4,382 km to 20,186 km, increases by 5 times. I got the opportunity to develop the first waterways of India from Varanasi to Haldia with a 3-meter draft. Construction of 25 terminals was undertaken, which includes important multimodal terminals like terminals at Varanasi, Sahibganj and Haldia. The Inland Vessels Act of 2021 brought modernization and promoted to ease of doing business in the sector. I feel that this is the time that the Shipping Ministry will take the initiative for making waterways in the country, because the development of waterways is very important for the development of Bharat. I am really happy that a lot of people coming from abroad. I will appeal all of them to invest in India. India is the fastest growing economy in the world, and our mission and dream of our Prime Minister to make India as the third largest economy in the world. We are very, very friendly for investment. We will cooperate you, and 100% with your cooperation we will make success story. Once again, I am giving my thanks to all of you. Thank you very much. Namaskar. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा संघ और एसबीआई द्वारा आयोजित सेमिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की चर्चा की और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य की ओर ले जाने का प्रयत्न किया है। उत्तर प्रदेश के प्रति जनता के बदले नजरिए का यही कारण है कि 2017 के पहले राज्य के नीचे जाते हुए ग्राफ अब नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हैं। आज के इस सेमिनार में हम आप सबका मन सहित सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, बड़ा लक्ष्य है भारत सरकार का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनाने का, और उत्तर प्रदेश ने उसी श्रृंखला में अपना भी लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को अचीव करना। वास्तव में हम सब जानते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि हमारी तिजोरी में $1 ट्रिलियन आ जाए। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि हमारी सामर्थ्य इतनी डेवलप हो, हम अपनी कैपेसिटी इतनी डेवलप करें, अर्थव्यवस्था को इस लेवल तक मजबूत करें और लोगों की सामर्थ्य डेवलप करें। इसका उद्देश्य ये है। जब बड़ा लक्ष्य होता है तो उसके लिए एफर्ट्स भी उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप होना चाहिए। जिस दिन से योगी सरकार आई है, आप महसूस करते होंगे कि उत्तर प्रदेश का परसेप्शन चेंज हुआ है, और परसेप्शन एक दिन में चेंज नहीं होता। परसेप्शन तभी चेंज होता है जब हमारा कार्य व्यवहार, हमारा आचरण और हमारी उपलब्धियां, इन सबको मिलाकर ही परसेप्शन चेंज होता है। जो ग्राफ लगातार 2017 तक किसी न किसी रूप में नीचे की तरफ जा रहा था, अब वो ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है कि हम हर क्षेत्र में तरक्की की ओर अग्रसर हैं। हर क्षेत्र में जो स्टेट कभी बीमारू स्टेट के रूप में जाना जाता था, अब हम एक डेवलपिंग स्टेट, एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। और इसके पीछे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम का एक बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने बिना रुके, बिना थके लगातार इस बात की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश के आम आदमी को इस बात को महसूस भी हो और उसको सत्ता और शासन का लाभ मिल सके। उनको खास तौर से उनके जितने भी अधिकार हैं वो उनको जरूर मिल सके।
और उसके लिए उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर परिश्रम भी किया और खास तौर से उत्तर प्रदेश जो लॉ एंड ऑर्डर के रूप में हमारी ख्याति अच्छी नहीं थी, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करके आज उस लॉ एंड ऑर्डर को काफ़ी हद तक सुधारा है। सबसे बड़ी कंडीशन हमारे सामने यही आती है कि हम आखिरकार कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि जब हमारे सामने लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है $1 ट्रिलियन का, तो निश्चित रूप से उसी के अनुरूप हमको अपनी सारी कार्य योजना भी बनानी पड़ेगी। और उसके लिए यद्यपि जिस समय योगी सरकार आई थी उस समय इस प्रकार का लक्ष्य नहीं था, लेकिन ये तो लक्ष्य था कि हम प्रदेश में बेहतर व्यवस्था दें और हर तरह से उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य से निकालकर एक उत्तम प्रदेश बनाएं, ये लक्ष्य था। और उन्होंने उसके लिए खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस किया, लॉ एंड ऑर्डर को तो फोकस किया ही, और साथ ही साथ एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के आधार के ऊपर एक स्टेबल गवर्नमेंट का जो सबसे पहला कर्तव्य होता है, ये ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसके साथ साथ उसकी फाइनेंसिंग की व्यवस्था और हर तरह से एक तेजी से निर्णय लेने की प्रक्रिया भी डेवलप की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन फाइनेंशियल टाइम्स अखबार में देश के एक बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान पर लगे आरोपों के संदर्भ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने दावा किया है कि हिंदुस्तान की आम आदमी की जेब से हजारों करोड़ रुपए बिजली के बिल के नाम पर चोरी किए जा रहे हैं और इसके लिए सीधे सीधे कोयला आपूर्ति करने वाले इस व्यापारिक प्रतिष्ठान को कांग्रेस नेता ने जिम्मेदार ठहराया। इसको अच्छी तरह देखिए, ये दुनिया का एक सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहाँ से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बिजली की सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में हम देने जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जी ने लिए हैं। और ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है 32,000 करोड़ रुपए क्लियरली प्रूवन है। इसमें मतलब ये प्रूफ है, इसमें ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास, मगर कोई एक्शन नहीं। और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। तो याद रखिए, हिंदुस्तान का युवा अब याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है। 32,000 करोड़ रुपए तो हमने दिखा दिया है, पता नहीं और कितना है। और ये मसला सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं, ये मसला अब फाइनेंशियल टाइम्स ने उठाया है। अलग अलग देशों में इंक्वायरी हो रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र